देखो बच्चों, अगर हम आज के टॉपिक की बात करें और आज के चैप्टर की बात करें तो चैप्टर का नाम तो आपको नजर ही आ रहा होगा। चैप्टर का नाम है लिस्टिंग ऑफ इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस। और अगर मैं लिस्टिंग ऑफ इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस की बात करूं तो ये किसका टॉपिक है ये भी हमें समझना जरूरी है। आपको पता है आपके यहाँ पे जो ग्रुप थर्ड है CS प्रोफेशनल का ग्रुप थर्ड, और ग्रुप थर्ड में ये पेपर है कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग। ठीक है, द होल पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ये पार्ट बी का फर्स्ट चैप्टर है, पार्ट बी का ये फर्स्ट चैप्टर है। अब देखिए मैं आपके साथ ना यहाँ पे कुछ स्ट्रैटेजीज डिस्कस करूंगी इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि जो पढ़ाने का मेरा थोड़ा सा तरीका, मेरा थोड़ा सा पैटर्न इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। आई बिलीव इन कंसेप्ट क्लैरिटी एंड क्रक्स स्ट्रैटेजी। देखिए क्या समझना क्या है अगर हम CS की बात करें या CS प्रोफेशनल की बात करें, CS एग्जीक्यूटिव की बात करें, देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन द CS एग्जीक्यूटिव एंड CS प्रोफेशनल। CS एग्जीक्यूटिव के अंदर बच्चा प्रेशराइज ज्यादा होता है, वहां पे क्वेश्चन सिलेबस ज्यादा होता है, लेकिन CS प्रोफेशनल के अंदर सिलेबस हालांकि बहुत ज्यादा ना होते हुए यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं ना उनका लेवल अच्छा होता है, क्वेश्चन का लेवल अच्छा होता है और मार्किंग बहुत टफ होती है। तो 2 चीजें हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि एक तो क्वेश्चन का लेवल जो है वो अच्छा रहेगा, जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होगा वो बहुत अच्छा होगा, और दूसरा यहाँ पे मार्किंग एज कंपेयर टू एग्जीक्यूटिव टफ होती है। आप सभी बच्चे जानते हो क्योंकि आप CS प्रोफेशनल लेवल पे आ गए हो, तो ये तो सभी को पता है कि CS प्रोफेशनल में अगर CS की हम बात करें तो यहाँ पे एग्जाम्स जो है वो कहीं ना कहीं बैक टू बैक होते हैं। हालांकि अब 1 दिन का गैप मिलने लगा तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो मुझे आपको यहाँ पे बतानी है कि अगर आपको CS क्रैक करना है तो रट लेना 1 and 1 ओनली स्ट्रैटेजी एंटायर होल ICSI मॉड्यूल। जब तक आप पूरा मॉड्यूल कवर नहीं करोगे आपके नंबर तो आएंगे 40-42, लेकिन आप 50 क्रॉस नहीं कर पाओगे, टू बी वेरी फ्रैंक। इसीलिए अगर शॉर्टकट स्ट्रैटेजी में बिलीव करोगे, थोड़ा कम कम कट कट करके पढ़ोगे, टॉपिक्स छोड़ोगे, टॉपिक्स स्किप करोगे, तो एक बात तो साफ है कि आप पास होगे लेकिन आपका ग्रुप क्लियर कभी नहीं होगा। अगर आपको ग्रुप क्लियर एक ही बारी में करना है तो जो मेहनत आप 3 बारी में कर रहे हो, मान के चलिए आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में भी 40 नंबर आए, सेकंड अटेम्प्ट में भी 40 नंबर आए और थर्ड अटेम्प्ट में भी 40 नंबर आए, तो आपने मेहनत करी 120 नंबर की जबकि जरूरत थी 50 नंबर की। अगर शायद वो 3 बार की मेहनत आप एक ही बार ढंग से कर लिए होते तो आपको आज 1.5 साल और आपका ये 3 अटेम्प्ट नहीं लगते। इसीलिए टू बी वेरी फ्रैंक मैं आपको बता देती हूं कि CS प्रोफेशनल की अगर हम बात करें यहाँ पे कोई शॉर्टकट स्ट्रैटेजी नहीं है। सबसे पहली बात ये रहेगी हमारे लिए इंपॉर्टेंट कि हमें सारे टॉपिक कवर करने हैं जो ICSI मॉड्यूल में दे रखे हैं। हमें वहां पे एक भी टॉपिक स्किप नहीं करना। मैं वर्ड बोल रही हूँ टॉपिक्स, हमें टॉपिक स्किप नहीं करना। और जो जैसा पैटर्न होता है एग्जाम के जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे 4 मार्क्स का है, जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हमें तैयार करना है। दूसरी चीज हमारे पास एक तो इंपॉर्टेंट पहलू मैंने बताया कि ICSI का मॉड्यूल कवर करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर हम इसी का नेगेटिव पॉइंट देखें, अगर हम ICSI का मॉड्यूल पूरा कैप्चर करते हैं, पूरा कवर करते हैं, पूरा क्रैम करते हैं, तो इट्स अ वेरी टफ टास्क बिकॉज द सिलेबस इज टू बल्की एंड लेंथी। सिलेबस बहुत लेंथी होता है और बहुत मुश्किल होता है एंटायर ICSI के मॉड्यूल को कैप्चर करना। इसीलिए तो कोचिंग्स होती हैं। यही तो एक ऑब्जेक्टिव होता है कोचिंग ज्वाइन करना कि कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या करें कि जो मॉड्यूल है उसको किसी भी तरीके से इस तरीके से उसको बच्चों को पढ़ाया जाए ताकि ICSI का मॉड्यूल भी कवर हो जाए और बच्चा पास भी हो जाए। तो इसलिए एक तरफ तो हमें ICSI का मॉड्यूल पढ़ना है पूरा का पूरा। ये जो नोट्स आपके सामने रखे हैं, द टोटली नोट्स आर डिपेंड अपॉन ICSI पैटर्न। पूरा का पूरा ICSI पैटर्न है, एक एक टॉपिक मैंने यहाँ पे कवर किया बिकॉज मैं शुरू से ही अब की बात नहीं करी, इनिशियल स्टेज से आई बिलीव इन ICSI मॉड्यूल। मैं चिल्ला चिल्ला के बात सबको बताती हूँ, मैं इसमें कोई स्मार्टनेस नहीं दिखाती। हाँ, कुछ स्ट्रैटेजीज में जरूर लगाती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी स्मार्टनेस से अच्छा ज्यादा है कि बच्चा क्लियर हो, बच्चे का रिजल्ट अच्छा रहे। तो देखिए हमें एक तरफ तो करना है ICSI मॉड्यूल कवर करना है, दूसरी तरफ दूसरी स्ट्रैटेजी होगी हमारी क्रक्स, and I am more famous among the student as crux expert. I believe in crux strategy. The reason is very clear because at the last day जब हमारे एग्जाम्स होता है, आपका एग्जाम होगा तो एग्जाम के दौरान आप सारा सिलेबस कैसे रिवाइज करो, तो उस एंटायर सिलेबस को आप रिवाइज करोगे इससे। तो इसके लिए मैं क्रक्स साथ के साथ नोट करवाती जाऊंगी, क्रक्स स्ट्रैटेजी भी हम बिलीव करेंगे। आर यू गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? तो प्रोफेशनल के बच्चों को थोड़ा सा हार्डवर्क करना जरूरी है।
अगर आप सोच रहे हो कि कुछ शॉर्टकट स्ट्रैटेजीज से हो जाएगा तो नहीं होगा, इसके लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी, शॉर्टकट तरीके से नहीं पास होगा। मैं बार बार यही बात बोल रही हूँ। हाँ, हो सकता है आपके 40 नंबर तुक्के से आ जाए, लेकिन आप 50 क्रॉस नहीं कर पाओगे। आईसीएसआई को आप इतना कम नहीं आंक सकते। वो उन्हीं बच्चों को आगे क्लियर कराते हैं जिनमें उनमें पोटेंशियल नजर आता है, और पोटेंशियल नजर तभी आता है जब आप पढ़ाई अच्छी तरीके से करते हो। तो कहीं ना कहीं हमें उसी बेसिस पे आगे बढ़ना है। तो देखिए, दो बातें अपने मन में उतार लेना, मैं क्रक्स में बता रही हूँ। वन इज कवर, चाहे आप मुझसे पढ़ो चाहे आप कहीं भी पढ़ो, लेकिन आईसीएसआई मॉड्यूल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू क्रैक सीएस। एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट खाली बुक पढ़ने से कुछ नहीं होगा, उसके नोट्स बनाओ, क्रक्स बनाओ, स्ट्रैटेजीज बनाओ, चार्ट बनाओ, समरी बनाओ, क्योंकि वो लास्ट मोमेंट के लिए काम आएगा। तो ये दो स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर लो। और तीसरी बीच की स्ट्रैटेजी बता देती हूँ, लिखना सीख लो। एक बारी का ही काम है ये 3 अटेम्प्ट की जरूरत नहीं है, 2 अटेम्प्ट की जरूरत है, सिंगल अटेम्प्ट क्लियर। लेकिन बच्चे डाइवर्सिफाइड है, उन्हें पता नहीं कैसे पढ़ना है। वो शॉर्टकट पढ़ लेते हैं, कुछ टॉपिक छोड़ देते हैं, कुछ पढ़ लेते हैं, लास्ट मोमेंट पे बुक से पढ़ रहे हैं। हो ही नहीं सकता, बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है, तो इसके साथ साथ हम क्रक्स भी कवर करेंगे। आर यू गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? चलिए, खैर ये तो मुझे थोड़ा सा आपको बताना था। मैंने आपको बताया कि सीएस प्रोफेशनल का ग्रुप थर्ड का पेपर नंबर 1 कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग, उसका पार्ट बी लिस्टिंग आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर हो गया सब बच्चों को? चलिए, चैप्टर का नाम देखते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? लिस्टिंग ऑफ इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस। लिस्टिंग ऑफ इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस, इसके बारे में मुझे थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा। जब हम लिस्टिंग की बात कर रहे हैं, लिस्ट की बात कर रहे हैं, देखो अगर हम स्टॉक एक्सचेंजेस की बात करें, स्टॉक एक्सचेंजेस, हालांकि स्टॉक एक्सचेंज आपने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देती हूं। जहां पे स्टॉक एक्सचेंज हो रहा है, जहां पे सिक्योरिटीज एक्सचेंज हो रही है, एक्सचेंज मीन्स व्हाट? बाय भी हो रही है, और एक्सचेंज मीन्स व्हाट? सेल भी हो रही है, या एग्री टू बाय और एग्री टू सेल। इट मीन्स स्टॉक एक्सचेंज इज अ प्लेटफॉर्म। ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पे बायर भी है और सेलर भी है। बायर बाय कर रहा है, सेलर सेल कर रहा है। जब सेलर सेल कर रहा है तभी तो बायर बाय कर रहा है। तो स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म है जहां पे कंपनी के शेयर्स, कंपनी की सिक्योरिटीज, कंपनी का स्टॉक क्या किया जाता है? एक्सचेंज किया जाता है। अब मुद्दा ये उठता है कि ये कौन सी मार्केट में आ जाता है? देखिए, एक तो कंपनी शेयर इशू करती है या सिक्योरिटीज इशू करती है और फंड रेज करती है, तो वो तो कहीं ना कहीं कंपनी कंट्रोल करती है। कितने रुपए का उससे सिक्योरिटी इशू करना है, ये किसके हाथ में है? कंपनी के हाथ में है। लेकिन उसके बाद जब वो सिक्योरिटीज बाहर स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड कराना चाहती है, अगर वो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड कराना चाहती है, तो अब कंपनी के हाथ में कुछ भी नहीं है। जो कंपनी की सिक्योरिटीज के प्राइस तय किए जाएंगे वो अब मार्केट पे डिपेंड होंगे। वो कहीं ना कहीं अब आप प्राइस आप नहीं तय करोगे, वो आपके हाथ से बाहर निकल गया। इट मींस कंपनी कंट्रोल नहीं कर सकती, अब मार्केट तय करेगी वहां पे डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे। तो स्टॉक एक्सचेंजेस की अगर हम बात करें, स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है? आपके स्टॉक मतलब शेयर्स एक्सचेंज किए जाते हैं। यहां सिर्फ हम बात करेंगे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज की, हम किसी भी फॉरेन एक्सचेंज की बात नहीं करेंगे। यहां सिर्फ और सिर्फ बात होगी हमारी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज की। किसी भी फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज का डिस्कशन इस चैप्टर में नहीं किया जाएगा। अब स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है कि जैसे स्टॉक एक्सचेंज पे आपको अपनी ट्रेडिंग करानी है, तो ट्रेडिंग कराने के लिए आपको उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। किसको? कंपनी को। और उस एग्रीमेंट को बोलते हैं लिस्टिंग एग्रीमेंट। फिर उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज अपनी लिस्ट में उनका नाम इनकॉर्पोरेट कर लेता है और उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। तो इस एग्रीमेंट को जो कंपनी और स्टॉक एक्सचेंज के बीच में जो साइन होता है उसे बोला जाता है लिस्टिंग एग्रीमेंट। अब जब एग्रीमेंट की हमने बात करी कि कंपनी का और स्टॉक एक्सचेंज के बीच में जो एग्रीमेंट साइन होगा उसे क्या बोला जाएगा? लिस्टिंग एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट इट मीन्स राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस आर देयर, यस और नो। जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज इज रेगुलेटेड बाय सेबी एंड यू नो वेरी वेल सेबी इज अ वॉचडॉग ऑफ इन्वेस्टर। सेबी के पास बहुत सारी पावर्स है और सेबी बहुत सारी इंटरमीडियरीज को रेगुलेट करती है। ठीक है, अब सेबी क्या करती है कि अगर कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे क्या कर रही है?
लिस्ट करा रही है, तो उन कंपनी को कुछ रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। कुछ क्या करने पड़ेंगे? रेगुलेशंस, क्योंकि स्टॉक सेबी इज अ रेगुलेटरी बॉडी, वो रेगुलेट करती है। तो सेबी क्या करेगी? अपने रेगुलेशंस हैं, उनके रेगुलेशंस कौन से हैं? सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस। एलओडीआर की फुल फॉर्म है लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। अब हम अगर इस शब्द को देखें, इट मीन्स इसमें इन्होंने बोला लिस्टिंग ऑब्लिगेशन। लिस्टिंग ऑब्लिगेशन इट मीन्स जब आप अपनी कंपनी की लिस्टिंग करा रहे हो, कहां पे? स्टॉक एक्सचेंज पे, तो उस समय कंपनी की कुछ ऑब्लिगेशंस रहेंगी। उस समय कंपनी की कुछ क्या रहेंगी? ऑब्लिगेशंस रहेंगी। और फिर उसके बाद एंड वर्ड यूज किया डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। इट मीन्स समय समय पे ट्रांसपेरेंसी के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। अब डिस्क्लोजर कैसे होगा? उसको रेगुलेट किया गया है। रेगुलेट किसके थ्रू किया गया है? रेगुलेशंस के। तो रेगुलेशंस भी एक नियम है, रेगुलेशंस भी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं सेट ऑफ रूल्स है जो कि फॉलो करने पड़ेंगे। अच्छा, ये एलओडीआर रेगुलेशन एप्लीकेबल किस पे होगा? कंपनी के ऊपर। कौन सी वाली कंपनी? जो अपनी लिस्टिंग कराना चाहती है या लिस्टिंग करा चुकी है। अगर कराना चाहती है तो ऑब्लिगेशंस तो पूरी करनी है, और जो करा चुकी है वो डिस्क्लोजर्स रिक्वायरमेंट पूरी करेंगी। लेकिन मुद्दा यहां पे ये उठता है कि मैम ये जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज है, इनको रेगुलेट कौन करता है? ऑब्वियसली इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस आर ऑल्सो रेगुलेटेड बाय सेबी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेबी को पावर दे रखी है कि सुन साहिबा सुन, तुम्हें क्या करना है कि जितनी भी हमारी सिक्योरिटी मार्केट है उसको रेगुलेट प्रोटेक्ट आप ही को करना है, इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन का ध्यान आपको रखना है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्हें बहुत सारी पावर्स दे रखी है, उसके तहत ही वो इंटरमीडियरीज को भी रेगुलेट करती है और अपने रेगुलेशंस भी बनाती है। क्योंकि सेबी ने कहा ना मेरे पास कोई अस्त्र है और ना मेरे पास कोई शस्त्र है, मैं कैसे प्रोटेक्ट करूं? तो सीजी ने बोला कि आपके पास अस्त्र भी होगा और आपके पास शस्त्र भी होगा। अस्त्र की आपके पास पावर होगी टू मेक देयर ओन रेगुलेशंस, और शस्त्र अगर रेगुलेशंस कोई पालन नहीं करता तो यू हैव आल्सो पावर टू इंपोज पेनल्टी एंड फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट। आर यू गॉट द पॉइंट? चले आगे। अब यहां पे कहीं ना कहीं फिर दोबारा से मैं बता देती हूं, लिस्टिंग की बात हो रही है कि अब आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है एज ए सीएस प्रोफेशनल? क्योंकि देखो कल को आप कंपनी एज ए कंपनी सेक्रेटरी, एज ए रिकॉग्निशन प्रोफेशनल, आप किसी भी कंपनी में जब काम करोगे तो आपको क्या करना होगा? वहां पे हो सकता है आप किसी ऐसी कंपनी में काम करो जो लिस्टेड नहीं है और उसकी लिस्टिंग करानी हो, या ऐसी कंपनी में काम करो जो ऑलरेडी लिस्टेड है तो उसके ऊपर रेगुलेशंस लगते हैं, तो आपको वो कंप्लाई करने पड़ेंगे। और अगर आप रेगुलेशंस कंप्लाई नहीं करोगे तो ऑब्वियसली आपके ऊपर क्या लग जाएगी? पेनल्टी। और अगर आपकी कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगेगी तो आपके अगेंस्ट एक्शन होगा। एक्शन कई बार तो ये हो जाता है कि डिबार्ड फ्रॉम द सिक्योरिटीज मार्केट, कई बार आपके ऊपर हेफ्टी पेनल्टीज लगती है, कई बार आपके ऑफिसर्स जो है उनकी इंप्रिजनमेंट हो सकती है। इट डिपेंड अपॉन केस टू केस। नाउ यहां पे जो सेबी है वो ट्रांसपेरेंसी क्यों चाहती है? इट मींस डिस्क्लोजर्स क्यों चाहती है? मुद्दा ये भी उठता है कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्क्लोजर? ज्यादा से ज्यादा डिस्क्लोजर की क्या रिक्वायरमेंट है? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि प्रोफेशनल लेवल के बच्चे जो हैं वो बहुत सिंसियर होते हैं और बहुत सिंसियरिटी से पढ़ते हैं, और उनको कंटेंट चाहिए और उनको एक ऐसा मार्ग चाहिए जिससे उनका क्लियर हो, इसीलिए वो बहुत सिंसियरिटी से पढ़ते हैं। सुन रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो? मैंने क्वेश्चन क्या रेज किया कि ट्रांसपेरेंसी क्यों चाहिए? यू नो वेरी वेल द कि एक आपने नाम सुना होगा कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम देश के अंदर है। क्या बताई? देश नहीं, इट इज अ प्रॉब्लम अक्रॉस द वर्ल्ड। क्या प्रॉब्लम है बताइए? इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग इज लाइक अभिशाप। इनसाइडर ट्रेडिंग बहुत ही भयानक स्थिति है, जिससे क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स है, जो आम इन्वेस्टर है, उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो यहां पे सेबी की पूरी कोशिश की गई है टू रिपोज द कॉन्फिडेंस ऑफ इन्वेस्टर्स। इट मींस इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को जीता जाए, और इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को जीता तभी जाएगा जब इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं होगी। अब कई बच्चों के मन में ये आ रहा होगा मैम व्हाट डू यू मीन बाय इनसाइडर ट्रेडिंग? तो मुझे उम्मीद है, आशा है कि अगर आप इस लेवल पे पहुंच गए हो, प्रोफेशनल में हो, तो आपको इनसाइडर ट्रेडिंग पता होगी। बट फिर भी मेरा ऑब्जेक्टिव है एज ए फैकल्टी, मुझे बताना होगा। इनसाइडर ट्रेडिंग होती है ऑन द बेसिस ऑफ अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन? ऐसे इन्फॉर्मेशन जिससे सिक्योरिटीज के प्राइस में उतार चढ़ाव होता है। आइदर द इन्फॉर्मेशन में बी पॉजिटिव और इन्फॉर्मेशन में बी नेगेटिव। If information is positive, then price of security shoot up. Information is negative, then price of securities is downfall.
ये इंफॉर्मेशन जब मार्केट में पब्लिश हो जाती है, देन ऑल द इन्वेस्टर्स एंड ऑल आम जनता इज एबल टू लाइक सेल एंड बाय एंड ट्रेड देयर सिक्योरिटीज, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट वेन एवर इंफॉर्मेशन इज नॉट डिस्क्लोज्ड इन पब्लिक, पब्लिश्ड इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, तो वो अनपब्लिश रहती है. तो ऑन द बेसिस ऑन अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अगर कोई भी ट्रेडिंग करता है, तो आई थिंक सो ये कहीं ना कहीं अन्याय है कि कुछ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन या सिलेक्टेड पर्सन उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे फायदा उठा रहे हैं. तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग है एंड इट इज बैन इन इंडिया. प्रोहिबिशन ऑन इनसाइडर ट्रेडिंग के रेगुलेशंस भी हैं. अब देखिए सुनिए, जब क्या होगा, जब भी कोई प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डिस्कस होने वाली है, देखिए जितनी ज्यादा पारदर्शिता होगी, जितना ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी, उतने कम घपला होने के चांसेस है, उतना कम फ्रॉड होने के चांसेस है. तो इन्होंने इस तरीके की डिस्क्लोजर्स रख दिए कि समय समय पे आपको डिस्क्लोज करना है, डिस्क्लोजर्स देना है. और डिस्क्लोजर किसे देना है? स्टॉक एक्सचेंज को. और इस स्टॉक एक्सचेंज को जब पहले से पता चल जाएगा कि कोई प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इनके यहाँ डिस्कस हुई है, तो प्राइस सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग में शूट अप हो सकता है, तो वो वहां पे एक्शंस ले सकते हैं. तो ये एक प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने रखा कि अगर लिस्टेड कंपनी ज्यादा से ज्यादा डिस्क्लोजर्स देंगी, ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रहेगी, तो उतने कम चांसेस होंगे, रेयर चांसेस होंगे फ्रॉड होने की. ये था इसका थोड़ा सा बेस. अब हम इसमें आगे टॉपिक वाइज टॉपिक डिस्कस करते हैं. पहले मैं आपको बता देती हूं इसके अंदर टोटल कितने टॉपिक हम लोग को डिस्कस करने हैं. तो अगर टोटल टॉपिक की बात करें तो प्रिंसिपल्स अंडर सेबी एलओडीआर, कॉमन ऑब्लिगेशंस, इक्विटी मेन बोर्ड, पीरियडिकल कंप्लायंसेस, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, कंप्लायंस कैलेंडर्स, एनसीडीज, एनसीआरपीएस एंड रिकॉग्निशन. इट मीन्स अगर हम टॉपिक की बात करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, लिस्टिंग का इस वाले पोर्शन का सबसे बड़ा चैप्टर यही है. अगर देखा जाए पार्ट बी का सबसे बड़ा चैप्टर ये है, और मेरे जो नोट्स हैं वो 59 पेजेस के हैं. टोटल टॉपिक उसमें कवर है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे समराइज नोट्स भी बनवाने हैं जो मैं क्लास के दौरान ही नोटिंग कराती हूँ. इसमें थोड़ा हार्डवर्क लगता है, मुझे भी लिखना पड़ता है, आपको भी लिखना पड़ता है, बट इट्स ओके. मैं चाहती हूं कि मुझे बच्चों के लिए काम करना है, और इसमें मैं कोई शॉर्टकट नहीं बिलीव, मैं अपने कैरियर में भी शॉर्टकट बिलीव नहीं करती. मैं यहां पे किसी तरीके की अनएथिकल प्रैक्टिस नहीं चाहती. आई बिलीव इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग. मेरे को आज जो भी कुछ मिल रहा है वो आप लोग की वजह से मिल रहा है, नेम एंड फेम एंड पैस एंड ऑल दैट. तो मैं आपके साथ किसी भी तरीके की कोताही नहीं, और मेरा मन ही नहीं मानता. कोई भी काम अगर ईमानदारी से करो, मान के चलिए स्टूडेंट को अगर आज समझ नहीं आ रहा है तो कल समझ आएगा. और जब आप सही रास्ते पे होते हो, आप नेक रास्ते पे होते हो, और आपकी उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता, आपका उद्देश्य होता है उनको एक अच्छी सर्विस देना, क्योंकि उन लोगों ने आपके ऊपर ट्रस्ट करके, कहीं ना कहीं बात पैसे की नहीं है, 10, 15, 20 हजार रुपए डजंट मैटर, मैटर इज योर कैरियर. सो मैं कोशिश करती हूँ कि जब तक मैं खुद को सेटिस्फाई ना कर लूं मैं आगे नहीं बढ़ती. ये नहीं कि मुझे जस्ट फॉर्मेलिटी पूरी करनी है. सो देर आर टोटल एंटायर 8 टॉपिक्स आर कवर्ड. टोटल 8 टॉपिक्स इसमें कवर हुए हैं. अब इसमें हम एक बार अपनी साथ साथ मास्टर समरी को भी फॉलो करेंगे. तो आप मुझे बताइए नंबर ऑफ टॉपिक्स इसके अंदर टोटल कितने हैं, जल्दी बताइए फटाफट से. क्रक्स नंबर ऑफ टॉपिक्स मास्टर समरी, हाउ मेनी टॉपिक्स आर देयर? सो देयर आर टोटल 8 टॉपिक्स आर देयर. तो इसकी एक मास्टर समरी बना लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हमारे यहाँ पे कवर हो रहे हैं, क्योंकि जब हम एग्जाम टाइम में रिवीजन करेंगे तो हमें रिवीजन करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी. तो देखिए, एक तो है प्रिंसिपल्स. फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल्स. प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें अंडर सेबी, सेबी एलओडीआर. ठीक, दैट इज अ टॉपिक नंबर 1. कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. क्योंकि देखिए आप जानते हो क्रक्स है, तो क्रक्स में हम कहीं ना कहीं क्रक्स की तरीके से ही लिखेंगे. सेकंड टॉपिक होगा हमारा कॉमन ऑब्लिगेशंस.
कॉमन ऑब्लिगेशंस। टॉपिक नंबर 3 होगा हमारा इक्विटी मेन बोर्ड। ये 3 टॉपिक यहां पे हुए। उसके बाद हमारा होगा टॉपिक नंबर 4 पीरियोडिकल कंप्लायंसेस। टॉपिक नंबर 4 इज पीरियोडिक कंप्लायंस। थोड़ा छोटा कर देती हूं, पीरियोडिक कंप्लायंसेस। टॉपिक नंबर 5 हमारा होगा SME। मैं शॉर्टकट ही लिख रही हूं अभी यहां पे, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। दैट इज अ टॉपिक नंबर 5। टॉपिक नंबर 6 होगा हमारा कंप्लायंसेस कैलेंडर 4। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। 7th टॉपिक होगा हमारा NCDs एंड NCRPs। 8th टॉपिक होगा हमारा, लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, रिकॉग्निशन टू कंपनी सेक्रेटरी। रिकॉग्निशन टू CS अंडर LODR। LODR की फुल फॉर्म आपको पता चली, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। देखिए मेहनत एक ही बार ढंग से कर लो तो बेटर रहता है। अब मुझे ये बताइए कि आपको ये समझ में आ रहा है इसके अंदर टोटल कितने टॉपिक है चैप्टर के अंदर। पहला टॉपिक प्रिंसिपल अंडर सेबी LODR रेगुलेशन। टॉपिक नंबर 2 कुछ कॉमन ऑब्लिगेशंस लिस्टेड एंटिटी की होंगी। थर्ड वन इज इक्विटी मेन बोर्ड होगा। फोर्थ वन इज पीरियोडिक कंप्लायंसेस होंगी, पीरियोडिक कंप्लायंसेस हम लोग डिस्कस करेंगे। फिफ्थ वन इज स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की डिस्कशन होगा। फिर उनके क्या क्या कंप्लायंसेस हैं वो होंगे। देन NCDs एंड NCRPs एंड द लास्ट टॉपिक इज रिकॉग्निशन टू CS अंडर LODR। एज अ कंपनी सेक्रेटरी की क्या रिकॉग्निशन है। इस चैप्टर के अंदर टोटल 8 टॉपिक्स है। ठीक है, ये आपकी एक मास्टर समरी है। टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स इज 8। अब स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे। तो हम अपने चैप्टर को जब हम रिवाइज करते हैं ना तो इसी तरीके से मास्टर समरी से रिवाइज करना चाहिए। ठीक है, चलिए ये आप बच्चों देख रहे हो, मैं एक तो आपको मेरे बुक्स हैं जो कि मैंने बताया अगर इस चैप्टर की बात करें टोटल 59 पेजेस का है, और उसी के साथ साथ ये मास्टर समरी भी हम साथ साथ बना रहे हैं। तो बेटर है आप अपने घर पे बनाओ, इसे साथ साथ लिखते जाओ। ठीक है, चलिए ये आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये वो 2 स्ट्रैटेजी है, एक वो वी हैव टू कवर एंटायर ICSI मॉड्यूल एंड लास्ट मोमेंट के लिए रिवीजन क्रक्स स्ट्रैटेजी। चलिए अब हम इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं कि LODR रेगुलेशंस कब आए, क्या आए, कैसे था, क्या सब चीजें थी। तो अगर LODR रेगुलेशंस की बात मैं करूं तो LODR रेगुलेशन जो पिक्चर में आए थे दैट इज September 2 2015 को। फुल फॉर्म जैसे कि मैंने आपको बताया नोटिफाई किए गए थे और फिर उसके बाद ये इफेक्टिव हुए थे। इनकी इफेक्टिव डेट थी 1 दिसंबर 2015। अच्छा, इससे पहले भी हमारा लिस्टिंग रेगुलेशन थे, उनको हटा के प्लस समय के हिसाब से जो जरूरत थी वो चेंजेस करके ये LODR रेगुलेशंस लेके आए थे। ठीक है, और एक सिंप्लीफाई तरीका था कि किस तरीके से सिंप्लीफाई किया जाए, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की हम बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं इन वाली रेगुलेशन से पहले मल्टीपल लिस्टिंग एग्रीमेंट्स थे, तो उनको क्लॉजेस को भी इन्होंने सारे एक जगह इनकॉर्पोरेट करके एक सिंप्लीफाई फॉर्मेट निकाल के लेके आए।
और कहीं ना कहीं दो ऑब्जेक्टिव के साथ, ये लिस्टिंग रेगुलेशंस के ऑब्जेक्टिव, दो ऑब्जेक्टिव थे इनके साथ, ये पिक्चर में आए। क्या क्या? हैविंग अ सिंगल लिस्टिंग एग्रीमेंट, क्यों? क्योंकि पहले मल्टीपल लिस्टिंग एग्रीमेंट थे, तो सिंगल लिस्टिंग एग्रीमेंट हो। और दूसरा, एंश्योर ग्रेटर रेगुलेटरी एनफोर्सेबिलिटी, ताकि हम ज्यादा सही तरीके, देखिए जब मल्टीपल लॉज होते हैं, मल्टीपल रेगुलेशंस होते हैं, तो इट्स वेरी टफ टू कंपाइल ऑल द लॉज एंड टू ट्रेस। लेकिन जब सिंगल होता है तो फॉलो करने में भी आसानी है और उसको ट्रेस करने में भी आसानी है। ग्रेटर रेगुलेटरी एनफोर्सेबिलिटी इज देयर। So there are two objectives of these regulations. One is a single listing agreement, and before this there are multiple listing agreements are there. And second one is ensure greater regulatory enforceability. ठीक है? तो अब कहीं ना कहीं मीनिंग ऑफ एलओडीआर का मैं क्रक्स लिखवा देती हूं। एलओडीआर एक्चुअल में है क्या? तो क्रक्स में थोड़ा सा शॉर्टकट, एलओडीआर रेगुलेशंस क्या है? तो पहली बात तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? लिस्टिंग ऑब्लिगेशन, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट regulations 2015, regulations 2015। it is to be combined all previous listing regulations। It is a good mix of principle and rule based रेगुलेशंस। थोड़ा सा हमने एलओडीआर के बारे में लिखा। दूसरा मुद्दा हमारा उठा कि एलओडीआर का ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एलओडीआर रेगुलेशंस? तो देयर आर ट्विन ऑब्जेक्टिव, इट मीन्स इनके क्या थे? टू ऑब्जेक्टिव्स थे एलओडीआर के। बताइए क्या क्या? द फर्स्ट वन इज ये सिंगल लिस्टिंग एग्रीमेंट, सिंगल लिस्टिंग एग्रीमेंट। एंड दूसरा ऑब्जेक्टिव इनका क्या था? एंश्योर ग्रेटर रेगुलेटरी एनफोर्सेबिलिटी। ग्रेटर रेगुलेटरी एनफोर्सेबिलिटी, ये दो ऑब्जेक्टिव। उसके बाद अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसका सब क्रक्स बना लिया। हमने यहां पे ऑब्जेक्टिव तक पढ़ लिया था। नाउ कम टू द नेक्स्ट। इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं ये आपको जस्ट रीड करना है, क्योंकि एग्जाम में कभी नहीं आता कि क्या क्या टॉपिक्स हैं बेसिकली। सॉरी,
तो देखिए अगर टॉपिक वाइज बात करें, चैप्टर 1 कंसिस्टिंग डेफिनेशन पार्ट, चैप्टर 2 के अंदर ब्रॉड प्रिंसिपल्स हैं, उसके बाद कुछ कॉमन ऑब्लिगेशंस, जनरल ऑब्लिगेशंस, अपॉइंटमेंट ऑफ कंप्लायंस ऑफिसर, एसटीए वगैरह, ये सारी बातें इन्होंने लिखी, फाइलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, रिड्रेसल मशीनरी, तो ये जस्ट रीड करने वाला पोर्शन है। उसी के साथ साथ फिर इन्होंने आगे बताया एप्लीकेबिलिटी ऑफ दीज रेगुलेशंस। इट मींस मुद्दे की बात पे आ जाते हैं, ये रेगुलेशंस एप्लीकेबल कहां पर है। एप्लीकेबिलिटी की अगर हम बात करें, द वर्ड इज यूज शैल, दीज रेगुलेशन शैल अप्लाई, कहां पे, दीज रेगुलेशन शैल अप्लाई टू द लिस्टेड एंटिटी हु हैज लिस्टेड एनी ऑफ द फॉलोइंग डेसिग्नेटेड सिक्योरिटीज ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। इसने एक वर्ड यूज किया यहां पे, डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज। इसको लेटर ऑन हम लोग डेफिनेशन से पढ़ेंगे, और यहां पे डेफिनेशन में आप अगर देखोगे तो दे भी रखा है सिक्योरिटीज का मीनिंग। सिक्योरिटीज तो वो हम लेटर ऑन देखेंगे। ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, इट मींस ये रेगुलेशंस बेसिकली लगते किसमें, लिस्टेड एंटिटी पे। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लिस्टेड एंटिटी, इट इज ऑल्सो मेंशन इन द डेफिनेशन। आप देखिए ये रही, ये लिस्टेड एंटिटी की डेफिनेशन है। ये रेगुलेशंस जो अप्लाई किए जाते हैं, जो फॉलो करने हैं, वो लिस्टेड एंटिटी को करने। हु हैज लिस्टेड एनी ऑफ द फॉलोइंग, कोई भी अगर आपने सिक्योरिटी, स्पेसिफाइड सिक्योरिटी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करा रखी है, तो आपके ऊपर ये रेगुलेशंस लग जाएंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एप्लीकेबिलिटी। स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज आया ना यहां पे वर्ड यूज, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज की अगर हम बात करें तो देखो थोड़ा सा देखते हैं। स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का मतलब इन्होंने बोला इक्विटी शेयर्स, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज एज डिफाइंड इन रेगुलेशन ऑफ आईसीडीआर। तो एक तो इक्विटी शेयर इसने कवर करा, और दूसरा क्या कवर किया है, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। तो अगर हम स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज की बात करें तो यहां पे मैं बोल सकती हूं इक्विटी एंड सेकेंड वन इज कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। ठीक, एप्लीकेबल किस किस के ऊपर है, एक तो मेन बोर्ड की यहां पे बात हुई है, और दूसरा एसएमई एक्सचेंज और आईटीपी। एक्चुअली मैं बता देती हूं आपको, जो हमारे जैसे एनएससी है और बीएससी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो एक तो होते हैं इनके मेन बोर्ड और एक होते हैं स्मॉल एंटरप्राइजेस जो हैं। अगर वो भी अपनी सिक्योरिटीज को लिस्टिंग कराना चाहती हैं तो वो मेन बोर्ड में ना जाके स्मॉल बोर्ड में करा सकते हैं। स्मॉल एंड मीडियम एक्सचेंजेस जो होते हैं एंटरप्राइजेस के लिए, छोटी एंटरप्राइजेस के लिए, इनिशियल में वो उतनी लिस्टिंग फीस और इतनी फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं कर पाती, तो उनके लिए स्मॉल बोर्ड बना के रखते हैं। तो चाहे तो आपने मेन बोर्ड पे करा रखा है, या फिर एसएमई, या फिर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, आईटीपी से बोलते हैं। दूसरा इन्होंने बात करी एनसीडीज, एनसीआरपीज, परपिचुअल डेट, परपिचुअल एनसीआरपीज, आईडीआर, यू नो वेरी वेल, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स। इंडियन डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स आपको पता ही है, जब फॉरेन कंपनी इज इंटरेस्टेड टू टैप द इंडियन मार्केट, तो फिर वो क्या इशू करती है यहां पे, आईडीआर। सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट, सिक्योरिटी रिसीट्स, यूनिट इशूड बाय म्यूचुअल फंड, और एनी अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज बाय सेबी। तो इनकी डेफिनेशन यहां पे दे रखी है। जैसे कि एक यहां पे एनसीडीज की बात हुई, एनसीडीज मतलब नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी, which is a debt security as defined in SEBI issue and listing debt security regulations। तो ये regulations में डिफाइन है, बेसिकली डेट के फॉर्मेट में होती हैं। फिर दूसरी इन्होंने नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की बात करी, सेम एज लिस्टिंग नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर के भी इनके रेगुलेशन से उसमें डिफाइन कर रखा है। उसी के साथ साथ परपिचुअल प्रेफरेंस शेयर्स के भी रेगुलेशन है, उसमें डिफाइन कर रखा है। आईडीआर यू नो वेरी वेल, मैंने थोड़ा सा बताया, हालांकि कंपनी एक्ट में डिफाइन किया। सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करें
तो डेट इंस्ट्रूमेंट रेगुलेशंस में, क्रक्स में बात करें, जो जो पॉइंट्स हैं वो अपने अपने इन्होंने रेगुलेशंस में डिफाइन कर रखे हैं। अब देखिए कहीं ना कहीं हम यहां पे इसका एक, ये तो हमने विद डेफिनेशन कहीं ना कहीं कवर किया कि एप्लीकेबिलिटी किस किस कंपनी पे है और किस किस सिक्योरिटीज पे है। तो यहां पे इन्होंने सिक्योरिटीज भी डिफाइन करी। तो देखिए एप्लीकेबिलिटी ऑफ रेगुलेशन किसके ऊपर लगता है, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अगर एप्लीकेबिलिटी की हम बात करें, अप्लाई टू किस पे बताइए, किसके ऊपर लगते हैं, लिस्टेड एंटिटीज, designated securities, on recognized stock exchange। अगर एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो बहुत सारे पॉइंट्स आए इसमें। एक तो हम कह सकते हैं इक्विटी शेयर्स, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, नॉन कन्वर्टेबल शेयर्स और परपीचुअल डेट, IDR, securitized debt instruments, security receipts, units issued by mutual funds, units issued by mutual fund, ये सारे पॉइंट्स कवर किए। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। अगर नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करें, लिस्टेड कंपनी का मतलब क्या है, तो लिस्टेड कंपनी मीन्स अ कंपनी जिसकी कोई भी सिक्योरिटी लिस्टेड है किस पे, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे। इसका मतलब एक प्राइवेट कंपनी भी लिस्टेड कंपनी हो सकती है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी अपनी डेट सिक्योरिटीज को क्या कर सकती है, लिस्ट करा सकती है स्टॉक एक्सचेंज पे। देन इट इज कम्स इनटू द एम्बिट ऑफ लिस्टेड कैटेगरी, कंप्लाई कंपनी एक्ट रूल्स रेगुलेशंस देयर अंडर। तो देखिए इसीलिए हम कह सकते हैं लिस्टेड कंपनी इवन प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, क्योंकि वो इक्विटी शेयर्स ही तो नहीं बात करें, लेकिन डेट सिक्योरिटीज भी यहां पे कवर की गई, तो डेट सिक्योरिटीज की लिस्टिंग करा सकती है प्राइवेट कंपनी। तो अगर आज तक आपने सुना है कि सिर्फ पब्लिक कंपनी लिस्टेड होती है, तो ऐसा नहीं है, प्राइवेट कंपनी भी लिस्टेड हो सकती है। तो व्हाट डू मीन बाय लिस्टेड कंपनी, क्या बोलोगे आप, लिस्टेड कंपनी किसे बोलते हैं? अगर लिस्टेड कंपनी की बात करें तो लिस्टेड कंपनी वो कंपनी होती है जिसकी सिक्योरिटीज क्या है, लिस्टेड है। कहां पे? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। कहां पे लिस्टेड है? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। इवन प्राइवेट कंपनी भी क्या हो सकती है, लिस्टेड कंपनी हो सकती है, वहन जब वो अपनी डेट सिक्योरिटीज को लिस्ट कराएगी। कहां पे? डेट सिक्योरिटीज को कहां पे लिस्ट कराएगी? एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज।
तो उसको रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसे क्या करने पड़ेंगे, रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। देखो बेटा, जो मैं आपको करा रही हूं ना, ये आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जैसे कि अभी अभी हमने जो भी पढ़ा उसे एंटायर टॉपिक को एक बार रिवाइज करें, एंटायर टॉपिक को रिवाइज करें। जैसे कि हम अगर बात करें, हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था, लिस्टिंग ऑफ इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस। अब मैं रिवाइज कभी भी मेन नोट से नहीं कराती, हमेशा क्रक्स समरी से नोट रिवीजन कराती हूं। मैं आपको एक यहां पे ट्रायल दिखा रही हूं कि किस तरीके से आप चीजें रिवाइज भी कर सकते हो और सारे टॉपिक भी पढ़ सकते हो। तो देखिए, यहां पे हमने लिस्टिंग इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ा और हमें यहां पे समझ में आ गया कि इसके अंदर टोटल 8 टॉपिक्स कवर है। पहला टॉपिक हमारा होगा प्रिंसिपल्स, क्या क्या सिद्धांत एलओडीआर रेगुलेशंस के लिए है। दूसरा कॉमन ऑब्लिगेशन लिस्टेड एंटिटी की क्या होगी। तीसरा इक्विटी मेन बोर्ड। फोर्थ पीरियोडिकल कंप्लायंसेस। फिफ्थ वन इज एसएमई, देन उसके कंप्लायंसेस, देन एनसीडीज, एनसीआरपीएस और रिकॉग्निशन। अभी हमने पहला टॉपिक स्टार्ट नहीं किया, अभी हमने प्रिंसिपल से स्टार्ट नहीं किए, अभी सिर्फ मैंने आपको बेस पढ़ाया है। एलओडीआर रेगुलेशंस क्या होते हैं, एलओडीआर की फुल फॉर्म, और बेसिकली जो पहले रेगुलेशंस थे उन्हें कंबाइन कर दिया, यूनिफॉर्म है कहीं ना कहीं, गुड मिक्सचर ऑफ प्रिंसिपल एंड रूल बेस्ड। उसी के साथ ऑब्जेक्टिव, इनके 2 ऑब्जेक्टिव है, सिंगल लिस्टिंग एग्रीमेंट है, ग्रेटर रेगुलेटरी एनफोर्सेबिलिटी है। एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो लिस्टेड एंटिटीज पे, लिस्टेड एंटिटी का मतलब हमने क्लियर कर लिया, इवन प्राइवेट कंपनी भी लिस्टेड हो सकती है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ रेगुलेशंस, इक्विटी शेयर्स, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, एनसीडीज, एनसीआरपीएस और आपके आईडीआर, कहीं ना कहीं डेट सिक्योरिटी, सिक्योरिटाइज डेट्स और स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, वो सब उनके अपने रेगुलेशंस में, अगर क्रक्स में देखें तो कहां डिफाइन है, रेगुलेशंस में। ये हमने कहीं ना कहीं किया। लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन हमने क्लियर कर ली है। लिस्टेड कंपनी किसे बोलते हैं, जिसकी कोई भी सिक्योरिटी कहां पे लिस्टेड होगी, रिकॉग्नाइज्ड, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में। और अगर प्राइवेट कंपनी की बात करें तो वो भी लिस्टेड हो सकती है, कब, जब अपनी डेट सिक्योरिटीज किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कराएगी तो उसे भी रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। अभी तक हमने ये सब कवर किया। अब देखिए, अब जो हम करने जा रहे हैं, अब हम करेंगे टॉपिक नंबर 1। अगर देखा जाए तो अब हमारा स्टार्ट होगा टॉपिक नंबर 1, और जिसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स। ये होगा हमारा टॉपिक नंबर 1। तो पहले तो हम अपनी मेन बुक से पढ़ेंगे, मेन जो हमारी मेन है, देन हम समरी से पढ़ेंगे। मैंने समरी भी कुछ इस तरीके से, मतलब क्रक्स अपनी इस तरीके से बना रखे हैं। प्रिंसिपल अंडर एलओडीआर, क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, तो देखिए प्रिंसिपल्स देख लेते हैं। इन्होंने प्रिंसिपल को 3 कैटेगरी में, 3 ग्रुप में डिवाइड कर रखा है। डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी, दूसरा कॉर्पोरेट गवर्नेंस, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, और तीसरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब देखो, मैं आपको एक तरीका बताती हूं। अभी पहले हम इसी से पढ़ेंगे, मेन बुक से, मेन नोट से, और उसके बाद समराइज नोट्स करेंगे। तो मैंने क्या किया है कि जैसे अब टॉपिक नंबर 1 है एलओडीआर का, तो इसमें क्या है, प्रिंसिपल्स हैं, तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। नंबर 1 इज डिस्क्लोजर, नंबर 2 इज प्रोटेक्शन, और नंबर 3 इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो पहले हम डिस्क्लोजर का पूरा क्रक्स बना लेंगे, फिर सेकेंड 1 प्रोटेक्शन का मैंने पूरा चार्ट बनवाया है, मतलब चार्ट मैं इस वाली क्लास में आगे बनवाऊंगी, प्रोटेक्शन का पूरा चार्ट, देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो क्या होगा, हमारा टॉपिक नंबर 1 खत्म हो जाएगा। क्या किया, जैसे कि कैसे हमने इसकी स्टार्टिंग करी कि जब हम टॉपिक नंबर 1 पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स अंडर एलओडीआर रेगुलेशंस, तो पहले डिस्क्लोजर, देन प्रोटेक्शन, देन रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो डिस्क्लोजर का क्रक्स बना लेंगे मेन बुक से, मेन बुक से पहले पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर उसकी क्रक्स समरी बनाएंगे। देन सेकेंड 1 हम फिर इसका प्रोटेक्शन का मैंने पूरा एक चार्ट हम यहाँ पे ड्राफ्ट करेंगे, और देन फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हमारा टॉपिक नंबर 1 क्या हो जाएगा, कंप्लीट। आर यू गॉट द पॉइंट। चलिए अब इसी के बारे में हम लोग आगे स्टार्ट कर लेते हैं।